हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है 15th को है। उसके लिए स्पेशल कंटेंट, रिवीजन कंटेंट प्रिपेयर किया है मैंने, जिसमें आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके सारे 9 चैप्टर्स की समरी, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या थीम्स हो सकते हैं, मतलब जो भी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है और काफ़ी कुछ इसमें से एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ प्रोज इंक्लूड करे गए हैं, मतलब पोएम्स नहीं है, पोएम के लिए अलग से वीडियो आएगी और वैसे ही सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो 3 वीडियोस आपके सामने होगी, 3 वीडियो आपकी पूरी इंग्लिश की बुक को कवर कर देंगे। तो पहला जो वीडियो है वो ये है, और इसमें सारे चैप्टर्स की हम समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसमें समरी के साथ साथ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी सारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारे सामने आता है वो है लेटर टू गॉड बाय फ्लोएंटिस। इसमें कैरेक्टर्स हमारे सामने है लेंचो की फैमिली, पोस्ट मास्टर। जैसा कि जानते हो, 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं, लेंचो और तो पोस्ट मास्टर। लेंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, जैसा कि आप जानते होंगे। इसका जो बिलीफ है वो गॉड में बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, मतलब बता नहीं सकते इतना विश्वास है। वो हम समरी में देखते हैं। पोस्ट मास्टर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो इसकी मदद करने की सोचता है। वहीं पर लेंचो का परिवार इसको सपोर्ट करता है और पोस्टल वर्कर्स जो कि पोस्ट मास्टर का सपोर्ट करते हैं लेंचो की मदद करने में। तो चलिए देखते हैं इसकी समरी। द स्टोरी सेट इन रूरल एरिया, मतलब जाहिर सी बात है, लेंचो एक फार्मर है जो एक ऐसी जगह रहता है, मतलब एक हिल टॉप पर रहता है वो। उसके आसपास काफ़ी सारी खेती है, वो खेती में फसल उगा के अपना गुजारा करता है। दे आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द फार्म और द सर्वाइवल, मतलब उसकी पूरी खेती से ही उसका पूरा घर परिवार चलता है। जैसे कि कहानी शुरू होती है, लेंचो उम्मीद कर रहा है कि बारिश हो जाए। किसान के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बारिश सही टाइम पे हो जाए, सही मात्रा में हो जाए, ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पर यही जो है लेंचो वेट कर रहा है कि कब बारिश होगी, कब अच्छे से और इसकी फसल होगी और आखिरकार ये अच्छे से हेल्दी इसका फार्म हो जाएगा। He believes that little rain is needed for the, और उसको लगता है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसकी फसलों के लिए। तो ये उम्मीद कर ही रहा होता है और इसको लगता है कि इसकी प्रेयर्स जो हैं वो भगवान ने सुन लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही भगवान बादल भेज देते हैं, मतलब कि बादल इसको दिखने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो बादल है वो थंडर स्टॉर्म में बदल जाते हैं, मतलब तूफान में बदल जाते हैं, बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स आने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ये पूरा तूफान चलता है, स्टॉर्म कंटिन्यूस फॉर आवर्स, और ये काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि इससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और इससे लेंचो उसका परिवार काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन लेंचो का जो फेथ है वो भगवान से हटता नहीं, उसको भगवान पे काफ़ी विश्वास था। इसीलिए वो सोचता है कि इस मुसीबत के बावजूद जो इन मुसीबत से निकाल सकता है वो कौन है, भगवान ही है। तो इसीलिए वो सोचता है कि इस मुश्किल वक्त में मुझे किसको याद करना चाहिए, भगवान को। तो भगवान को बात करता है वो, किस तरह से, एक लेटर लिखकर। तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी पूरी समस्या बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसको अपना घर गुजारा करने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है, ताकि अगली फसल उगने तक उसका घर परिवार अच्छे से चल सके। तो आखिरकार वो ऐसा लेटर लिखता है, उसके ऊपर टू गॉड लिखकर सेंड कर देता है, मतलब पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब जाहिर सी बात है भगवान को कोई पता तो है नहीं, तो सिर्फ टू गॉड लिखकर उसको डाल देता है पोस्टल बॉक्स में। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ये चीज़ देखता है, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसमें से ले जाएगा लेटर जब उसमें देखता है तो उसमें दिखता है कि भगवान को लेटर लिखा गया। तो वो जिज्ञासा के कारण सब देखते हैं, उसमें पता चलता है कि लेंचो काफ़ी मुसीबत से गुजरा है, उसको ज़रूरत है पैसों की। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर जो है वो हैरान होता है लेंचो के बिलीफ पर कि उसने भगवान को लेटर लिखा है, मतलब उसको इतना विश्वास है कि शायद भगवान का कोई एड्रेस होता है या भगवान तक उसका लेटर पहुँचेगा, भगवान उसकी मदद करेंगे। मतलब इतना अच्छे से विश्वास देखकर पोस्ट मास्टर का दिल, इसको लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए इस किसान की। तो वो करता है 100 पेसोस का जुगाड़, पर हो नहीं पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए वो अपने आसपास सारे स्टाफ से बोलता है कि थोड़े थोड़े सब कलेक्ट करो 100 पेसोस। लेकिन आखिरकार वो पूरे तो नहीं कर पाता, लेकिन जितने कर सके उतने करने की कोशिश करता है और नीचे लिख देता है गॉड करके, उसके रिप्लाई भेज देता है। जब लेंचो वापस आता है कि लेटर आया या नहीं भगवान से, तो वो देखता है कि बिल्कुल आया है। वो सरप्राइज नहीं होता है,
मतलब एक होता है ना, उसने भगवान को लेटर लिखा है, भगवान से रिप्लाई आया, तो उसको सरप्राइज ना हुआ करे वाह भगवान ने रिप्लाई कर दिया, नहीं, उसको सरप्राइज ना होता है, जबकि इस बात पे गुस्सा आता है कि उसने जो पैसे देखे वो पैसे कम थे, मतलब कि उसने 100 पेसोस मांगे थे, उसमें सिर्फ 70 पेसोस ही निकले थे। अब उसको संदेह हो गया कि नहीं, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि जो पोस्ट मास्टर है या इसके यहाँ जो स्टाफ है ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन्होंने कुछ पैसे अपने पास रख लिए और बाकी इसमें डाल दिए वापस। तो इसीलिए वो क्या करता है, वापस से एक लेटर लिखता है भगवान को, जिसमें वो कंप्लेन करता है कि भगवान आप जो पैसे हैं वो सीधा मुझे भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने कुछ पैसे चुरा लिए। तो ये वापस से लेटर लिख के वो डाल देता है और इसी के साथ ही स्टोरी खत्म होती है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखना है कि फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, मतलब कि किस तरह से विश्वास लेंचो को होता है, किस तरह से वो आशावादी रहता है कि नहीं भगवान उसकी मदद करेंगे। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए बोला गया कि उसके अंदर कितनी इंसानियत थी, कितनी दया भाव थी, कि वो भगवान में इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब कोई और विश्वास कर रहा है तो उनको विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो सबसे मदद मांगता है ताकि वो इस लेंचो की मदद कर सके। लेकिन दुविधा की बात यह है, आयरनी की बात यह है कि लेंचो का जो सस्पिशन था वो जिसने मदद करी उनके लिए था, मतलब वो भ्रष्ट उनको बोल रहा था जिन्होंने इसकी मदद करी। तो ये चीज़ देख के काफ़ी आयरनी लगती, काफ़ी मतलब देख के लगता है कि अरे ये क्या हुआ। इनोसेंस वर्सेस रियलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनोसेंस मतलब जाहिर मासूमियत और सच्चाई। कभी कभी लोग इतने मासूम हो जाते हैं, कभी कभी इतने चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। वैसे ही यहाँ पे लेंचो का जो फेथ है उसे इनोसेंट बोला गया है, बिल्कुल मासूम बोला गया है। वहीं पर यह भी कहा गया कि जो जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उन कड़वी सच्चाइयों से मासूम जरूरी नहीं है कि मासूमियत बचा ली जाए। यहाँ पर एक चीज कही गई है, मोरल पूरी स्टोरी का ये है कि द स्टोरी टीचर्स द वैल्यू फेथ, कि ये स्टोरी जो है हमें फेथ बताती कि विश्वास में कितनी पावर होती, दया भाव में कितनी मतलब ताकत होती, दया होना कितनी अच्छी बात है। वहीं पर इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेस गिविंग, पोस्ट मास्टर से रिलेटेड कहा गया कि उसके अंदर कितनी दया भाव थी, दूसरों के लिए हेल्पिंग नेचर था, कि वो बिना किसी चीज़ की परवाह की जितना हो सके वो लेंचो की मदद करना चाहता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ प्योर फेथ कैन समटाइम्स ब्लाइंड वंस ट्रूथ, कि कितनी ज़रूरी बात है कि कभी कभी अंधा विश्वास भी आपको सच्चाई से दूर कर देता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो लेंचो और पोस्ट मास्टर के बीच में बताया गया है कि लेंचो किस तरह से विश्वास करता था भगवान में, और वहीं पर पोस्ट मास्टर किस तरह का इंसान था, किस तरह से मदद करना चाहता था। इस एक साथ ये चैप्टर की समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखा गया नेल्सन मंडेला द्वारा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 1994 में जब ये इनकी शपथ ग्रहण समारोह था, तब का ये चैप्टर लिया गया है कि उनमें क्या क्या सीन था, क्या ये सोचते थे, किन स्ट्रगल से गुजरे हैं। साथ ही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि नेल्सन मंडेला की मतलब इनकी आत्मकथा है, और उसमें से ही एक अंश हमें इस चैप्टर के रूप में दिया गया है। कैरेक्टर आप जानते हैं नेल्सन मंडेला है, जो इसके खास सेंटर कैरेक्टर हैं। ये एक पहले फ्रीडम फाइटर थे, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। इन्होंने हमेशा इक्वलिटी, जस्टिस, इंसाफ, समानता और अपार्थिव रंग भेद के लिए इन्होंने लड़ाई करी है, ताकि ये इन सब चीज़ों को, इक्वलिटी, जस्टिस को ला सके, अपार्थिव सिस्टम को हटा सके। अपार्थिव सिस्टम क्या था? ये एक इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, एक रंग भेद था, जिसमें आपके स्किन के कलर के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता। जैसे गोरे लोग जो है वो जो नॉन वाइट थे उनके साथ भेदभाव किस तरह से किया करते थे। मंडेला और उनके साथी लोग के इंक्लूड किया गया है, जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में और साउथ अफ्रीका के लोग। चैप्टर शुरू होने से पहले वो हल्का सा डिटेल बताते कि अपार्थिव सिस्टम क्या होता है और किस तरह से अखबार की कटिंग इनको ग्लोरीफाई करती है। तो चैप्टर शुरू होता है, द चैप्टर इज एन एक्सर्ट, मतलब कि एक अंश है ऑटोबायोग्राफी का, जो कि मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और यहाँ पर इनकी जर्नी बताता है कि किस तरह से अपार्थिव के शिकार हुए थे, किस तरह से भेदभाव के शिकार हुए थे, और आखिरकार इन्होंने लड़ाई लड़ के कई साल जेल में रहकर इन्होंने काफ़ी सहयोग किया अपने देश को उस अपार्थिव सिस्टम को हटाने में। और इस तरह से ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन के आते हैं। इनॉग्रेशन डे मतलब शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन था उस दिन से शुरू होता है। जैसा कि चैप्टर शुरू होता है, ये 10 मई 1994 की बात है, 1994 की बात है।
पूरे देश दुनिया से तरह तरह के वर्ल्ड लीडर्स आते हैं ताकि इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत बड़े इवेंट के रूप में जाना जा सके। और यहाँ से एक नया सूर्योदय होता है एक लोकतांत्रिक देश का, ऐसा मंडेला कहते हैं। मंडेला बताते हैं कि किस तरह से ये दिन जो है हमेशा एक स्ट्रगल करने वाले जिन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उनको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर वो अपार्टheid सिस्टम को भी बताते हैं कि किस तरह से अपार्टheid सिस्टम ने बेसिक चीज़ें भी लोगों से छीन ली थी, उनसे लगभग जीने का अधिकार छीन लिया था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी। मतलब किस तरह से डीह्यूमनाइज, मतलब किस बेदर्दी से मतलब इंसानियत ही नहीं बची थी लोगों के अंदर, इस तरह से इनके साथ भेदभाव किया जाता था। मंडेला उनकी आइडियल्स कौन कौन थे, मंडेला बताते हैं कि किस तरह से उनको रियलाइजेशन हुआ। जैसे छोटे थे वो तब तो उनको पता नहीं था कि आज़ादी क्या होती, उनको लगता था शायद मैं आज़ाद हूँ, तब उनको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें आज़ादी का मतलब पता चलता है, उन्हें लगता है कि नहीं आज़ादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि फ्रीडम क्या होती है, आखिरकार आज़ादी क्या होती है। इस तरह से वो धीरे धीरे हर एक इंसान के 2 कर्तव्य बताते हैं, ऑब्लिगेशंस। 2 कर्तव्य क्या बताते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम से रिलेटेड। पहला जो कर्तव्य बताते हैं कि हर एक इंसान का अपना पहला कर्तव्य होता है उसके परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। तो ये जो पहला कर्तव्य है कि आप उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते रहें। वहीं पर दूसरा कर्तव्य बनता है आपका समाज और आपके देश के लिए, कि आप अपने देश और अपने समाज को सुधारने के लिए, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये 2 आपके कर्तव्य बताए गए हैं मंडेला द्वारा। सेक्रीफाइस एंड लीडरशिप, किस तरह से वो बताते हैं कि नहीं मेरी वजह से ये देश आज़ाद नहीं हुआ है, मुझसे पहले कई लोग आकर चले गए, कई लोगों ने स्ट्रगल किया, कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और उनका ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैं अगर अपने आप को बोलता हूँ कि मेरी वजह से देश आज़ाद हुआ है तो ऐसा नहीं है, ये उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो अपना योगदान दिया हो इस देश को आज़ाद कराने में। आखिरकार आज़ादी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ये भी बताया है मंडेला ने इस चैप्टर में। मंडेला बताते हैं कि आज़ादी का सही मतलब ये नहीं है कि बस आप फ्री हो गए, आपके ऊपर कोई जंजीरें थी, आप जो चाहे वो कर सको। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता, बल्कि आज़ादी का ये मतलब होता है कि आप नफ़रत से, किसी बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के दिमाग में रखे आप सबको इंसानों की तरह अच्छे से ट्रीट करें। इंसानियत तो आपके दिल में, आज़ादी का ये मतलब होता है। आज़ादी से ये मतलब भी होता है कि किसी के दिमाग में कोई इस तरह की चीज़ें हो उसको उससे भी आज़ाद कराया जाए, इन छोटी सोच से भी आज़ाद कराया जाए, ताकि हर एक इंसान सम्मान और एक इज्जत के साथ, डिग्निटी और एक रिस्पेक्ट के साथ जी सके। यही पूरे चैप्टर में बताया गया था। इसमें जो थीम थी वही फ्रीडम और सेक्रीफाइस, किस तरह से बलिदान दिया लोगों ने, किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बराबरी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये बताई गई है। साहस क्या होता है, करेज के लिए बहुत अच्छी बात बोली है इस चैप्टर में मंडेला ने कि करेज इज नॉट सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ये बहुत अच्छी लाइन है, आपके चैप्टर में दिख भी जाएगी आपको कि करेज इज नॉट अ सेंस ऑफ फियर। मतलब करेज का मतलब ये नहीं है, साहस का मतलब ये नहीं कि कोई सी इंसान के अंदर डर ही नहीं हो। डर सबके अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर करेज का मतलब मंडेला ने जो बताया है कि नहीं, जो इंसान उस डर से आगे बढ़ जाता है, जो इंसान उस डर को जीत जाता है, वही असली साहस कहलाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे भी सही फर्स्ट फ्लाइट में कि साहस क्या होता है। फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन, कि आप किसको माफ़ कर सकते हैं, बदले की भावना आपके दिल में ना हो, इंसानियत हो आपके दिल में, यही एक सच्ची आज़ादी है, दिमाग की आज़ादी। तो मोरल क्या है इस पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का? चैप्टर हमें बताता है कि धैर्य क्या होता है, सेल्फलेसनेस क्या होती है, कि आप किस तरह से खुद को हमेशा सेल्फिश ना बनकर दूसरों के भले के बारे में सोचो, एकता अनेकता के बारे में सोचो कि हम सब मिलजुल के रहें, अच्छे से रहें, धैर्य और शांति के साथ रहें। यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हम सब इनजस्टिस के खिलाफ रहें, कि हमारे आसपास कहीं नाइंसाफ़ी हो रही तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। यही इस चैप्टर में बताया गया है कि सभी को सम्मान और बराबरी का हक मिलना चाहिए। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 3, वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एयरप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट
काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें देखते हैं कैरेक्टर्स। एक तो यंग सीगल एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि काफ़ी डरा सहमा सा होता है, उड़ना सीखना चाहता है। वहीं पर उस पक्षी के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो इसकी कहानी क्या है? सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि जो पक्षी है वो लेज पर खड़ा है। लेज जैसे कि ये होती है, यहाँ पर वो पक्षी खड़ा है और उड़ने की कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा। उसे लगता है कि उसके जो पंख है ये उसके काफ़ी सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद ये उड़ने की कोशिश करेगा और नीचे गिर जाएगा। अब नीचे जब ये देखता है तो इतनी गहरी खाई इसको दिखती है, इतना बड़ा समंदर इसको दिखता है, तो ये डर जाता है। तो ये फटाफट जैसे यहाँ आता है, यहाँ जैसे ही देख कर डर जाता है तो उड़ने की कोशिश किए बिना ही वापस जाके दुबक कर बैठ जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, इसके माता पिता इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो इसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। फिर इसको डराना धमकाना शुरू करते हैं, इसको ताने मारना शुरू करते हैं ताकि ये शायद उड़ना सीख सके। तो यहाँ पर ये पूरे पंख फैलाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, पर ऐसे लगता है कि ये डर के कारण इसका मतलब इसके दिल में, जहन में इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि ये उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाता है। वहीं पर ये चीज़ देख कर इसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसे डरता रहेगा तो कैसे, तो इसे हमें इनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये उसको डांटने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हमें स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो कहीं ना कहीं शायद हमारी भलाई के लिए भी करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको स्कोल्ड करते, स्कोल्ड मतलब डांटते हैं, चिढ़ाते हैं। इसके भाई बहन इसको डांटते हैं कि तू तो कायर है, तू तो डरता है, डरपोक है, ये चीज़ सुनाते हैं उसको। अब ये काफ़ी भूखा है। अब इसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जब तक तू उड़ेगा नहीं अब तुझे खाना नहीं मिलेगा, और ऐसे करते करते इसको 24 घंटे तक भूखा रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हंगरी इतना ज़्यादा हो जाता है, भूख इसको इतनी ज़्यादा लगती है कि कहीं ना कहीं इसके लिए मोटिवेशन की तरह वो काम करता है। जब इसको काफ़ी टाइम हो जाता है भूखे रहते रहते, जब इसकी मम्मी इसको दूर से देख रही होती है तो इसके लिए एक मछली का टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर वो लेके आती ताकि इसको खिला सके। लेकिन जैसे वो इसके पास आती है वो कुछ दूर पर आके ही रुक जाती है, एकदम से इसके पास नहीं आती है। अब वो जो पक्षी होता है छोटा सा, जो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, यंग सीगल जो है उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो भूखा इतना होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो उस लेज पर खड़ा है और उसकी मम्मी खाना लेकर उसके सामने ही खड़ी है। तो वो भूख के मारे जंप कर बैठता है और आखिरकार वो सीधा नीचे गिरता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसके पंख उसके फड़फड़ाने लगते हैं और आखिरकार वो धीरे से उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ने लगता है। इसी तरह से यंग सीगल को लगता है, समझ में आता है कि हाँ वो उड़ सकता है, पंख उसको सपोर्ट करेंगे, हवा उसको सपोर्ट करेगी, और उसका जो फियर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेशन में। मतलब कि उसका जो डर है वो डर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन में बढ़ जाता है। इससे पहले हमने देखा था करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब जो साहस है, जो करेज है, वो क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में डर नहीं होता। वो साहस का नाम होता है कि आप अपने अंदर के जो डर है उसके आगे आप कैसे निकलते हैं, उस डर से आप कैसे जीत पाते हैं खुद को। इस तरह से उसकी फैमिली सेलिब्रेट करती है कि हाँ हमारा भाई, हमारा बेटा उड़ना सीख चुका है, उसके आसपास घूमते हैं, उसको आखिरकार पार्टी जैसा माहौल पूरा हो जाता है। थीम्स क्या क्या है इसमें, ओवरकमिंग फियर, डर से कैसे जीतें, ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, हमेशा ग्रोथ की उम्मीद करना चाहिए। थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा करेज करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ग्रोथ के लिए हमें सोचना चाहिए, इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी, ये भी बताया गया है कि इसमें फैमिली सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है। अगर यंग फैमिली उसको अच्छे सपोर्ट करती या सपोर्ट नहीं करती तो शायद वो उड़ नहीं पाता। और सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ भी ये चैप्टर सिखाता है कि अपने आप की क्षमताओं को कभी कम नहीं समझना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, तो बस उस पर फिर लगे रहो और आखिरकार आप अच्छा करोगे। तो यही इस चैप्टर का मोरल भी बनता है कि ये जो स्टोरी है ये आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ में आने वाले चुनौतियों और डर का सामना करना है। कभी कभी हम इतना डर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में हमें पुश की जरूरत पड़ती है, मतलब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि हमें कोई सहारा दे, हमें कोई समझाए। और जब ये सहारा या तो खुद के अंदर से आए, या तो सेल्फ मोटिवेटेड हो आप, या फिर कहीं और से मोटिवेट हो। जैसा मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कई बार होता है ना कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आपने मोटिवेशनल वीडियोस देख ली तो आप चार्ज अप हो गए एकदम। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको किसी मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती, शायद वो खुद ही इतने समझदार होते हैं कि वो खुद से ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो इंसान खुद को मोटिवेट कर सकता है, जो इंसान खुद की ग्रोथ के लिए अपने चुनौतियों से, अपने डर से आगे बढ़ता है, वही अपना असली साहस, अपना असली पोटेंशियल देख पाता है। यही चैप्टर का समरी और मोरल स्टोरी थी। इसी का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एयरप्लेन। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं,
एक तो नरेटर वही है जो एक प्लेन को उड़ा रहा है, उसके साथ क्या होता है, और दूसरा कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे प्लेन में बैठा होता है। कौन है, क्या है, देखते हैं। जर्नी शुरू होती है, मतलब जैसे ही कहानी शुरू होती है कि जो नरेटर है, जो कहानी बोल रहा है, मतलब हमारा जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो अपना डकोटा प्लेन उड़ा रहा है, फ्रांस से वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है, रात का समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उम्मीद कर रहा है कि घर जाएगा, घर जाकर बहुत अच्छे से नाश्ता करेगा और फिर वहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम बाद ये टाइम बिताएगा। तो इसको ये सब चीज़ें सोच के काफ़ी अच्छा लगता है। वेदर इज क्लियर बट ही फील्स कॉन्फिडेंस एज ही फ्लाइज ओवर द इंग्लिश चैनल। और धीरे धीरे इसको काफ़ी अच्छा लगता है ये सोच के कि आखिरकार ये जो है अपने घर पहुँच पाएगा। अब ये आसमान में उड़ ही रहा होता है, बादल वगैरह सब ठीक है, लेकिन थोड़ा ही आगे पहुंचता है तब इसको दिखता है कि बहुत भयंकर तूफान इसको सामने दिख रहा है। काले बादल, गरजते बरसते बादल इसको सामने दिख रहे हैं। हालांकि इसको पता थी कि चुनौतियाँ क्या हो सकती है, जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी ये उस तूफान से, उस खतरनाक बादलों से होके जाने का फैसला करता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर था एक इच्छा थी कि नहीं, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आखिरकार वो उस स्टॉर्म के अंदर जाता है और जैसे ही स्टॉर्म के अंदर जाता है, टर्बुलेंस होता है, इसका विमान जो है वो लड़खड़ाने लगता है, इसको दिखना बंद हो जाता है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपास वगैरह है, वो सब काम करना बंद कर देते हैं और आखिरकार इसका पूरा प्लेन जो है, इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इसको डायरेक्शन पता चले, वो बस अब उड़ रहा है अंधे तरीके से। लेकिन तभी इसके मन में काफ़ी डर आता है, इसको समझ नहीं आता क्या किया जाए, लेकिन तभी इसको एक काले कलर का एरोप्लेन इसके सामने दिखता है। ये नोटिस करता है कि इसके पास एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा है और वहाँ के उसके अंदर जो पायलट बैठा है वो उसकी तरफ हाथ इशारा करता है, बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मतलब इशारा करता है हाथ से। और नरेटर जो है काफ़ी अच्छे से उसके पीछे पीछे चलने लगता है और आखिरकार काफ़ी समय होने के बाद वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उसको एक जगह काफ़ी अच्छे से उतार देता है। रनवे दिखता है और रनवे पर ही जब इसके पास फ्यूल टैंक खत्म होने वाला होता है, इसे लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा, अब तो ये क्रैश होगा ही होगा, लेकिन तभी इसको वो रनवे दिखता है, वो धीरे से वहाँ पर उतर जाता है। ये फटाफट जाता है वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में, जो कंट्रोल टावर होता है वहाँ पर एक लेडी होती है, लेडी के पास जाता है, बोलता है कि मेरे पास में एक ब्लैक कलर का एयरप्लेन वो चल रहा था, मैं तो लैंड कर गया लेकिन वो मेरे साथ लैंड नहीं किया, तो मुझे पता करना है कि वो कहाँ गया और वो पायलट कौन था, ताकि मैं उससे मिलकर उसका थैंक यू बोल सकूं कि आपने मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब ये उस लेडी से बोलता है कि वो कहाँ प्लेन, तो लेडी बोलती है कि कौन सा प्लेन, कैसा प्लेन, इस पूरे एरिया में, पूरे फ्रांस और इसमें एरिया में, इस तूफान में आपके अलावा दूसरा प्लेन कोई उड़ ही नहीं रहा था, तो आप किस प्लेन की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ वो काफ़ी अचंभे में आ जाता है, हमारा नरेटर, कहानी वाला अपना कैरेक्टर काफ़ी अचंभे में आ जाता है। उसका समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या था, ये रहस्यमय जो पायलट था ये कौन था, इसने कैसे इसकी मदद की और वो कहाँ चला गया। इसमें चीज़ में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्या चीज़ थी, बस इसको अनएक्सप्लेन तरीके से ही चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें रहस्य है, मिस्ट्री है कि आखिरकार हुआ क्या था। हो सकता है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हो सकता है, ये सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है कि कौन किसको किस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है। करेज और डिटर्मिनेशन, इसमें साहस का भी दिया गया है कि किसना करेज, वो जब तूफान देखता है अपने सामने, उसके मन में काफ़ी सारी शंकाएं आती है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत करता है, वो जाता है। उसके अंदर डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। वहीं पर उसके अंदर फेथ और होप भी थी, विश्वास था, उम्मीद थी कि नहीं वो कर लेगा। और एक अनएक्सप्लेन फिनोमिना, मतलब कि एक ऐसी घटना हुई थी जो कि समझाई नहीं जा सकती, उसकी किसने मदद की, वो आदमी कौन था, वो प्लेन कहाँ से आता, कुछ नहीं पता। तो इसकी कहानी यही ख़त्म कर दी गई थी। इसकी मोरल ये है कि स्टोरी हमें समझाती है कि कभी भी मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलती है। अगर हम हिम्मत रखें, साहस रखें, तो हम हर तरह की समस्याओं से निकल सकते हैं, चाहे वो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो इसी के साथ इसका भी समरी हम पूरी करते हैं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में आपने सुना ही होगा। एन फ्रैंक एक लड़की थी, जूइश लड़की थी, जो नाजीस, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, हिटलर के टाइम पर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब नाजी जर्मनी नाजी पार्टी से बचकर बहुत सारे जूइश लोग या दूसरे लोग भी जर्मनी छोड़कर भाग रहे थे। उनमें से ही एन फ्रैंक का परिवार भी था, जो जर्मनी छोड़कर भाग गया था। नीदरलैंड में रहने लग गए थे ये कुछ टाइम के लिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था।
तो ये छुपे हुए थे एक जगह पर। वहाँ पर एन फ्रैंक के कितना स्ट्रगल रहता है, कितनी इनकी फैमिली बचते बचते आखिरकार पहुँचती है, और आखिर किस तरह से एन फ्रैंक को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर किस तरह से इसकी डेथ हो जाती छोटी सी। फिर बाद में इसकी जो डायरी है जो इसके फादर ने इसको गिफ्ट करी थी, वो डायरी में काफ़ी सारी चीज़ें लिखती जाती है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होता है, जब पता लगाया जाता है कि क्या कुछ हुआ है, तो इसके पिताजी को एन फ्रैंक की डायरी मिलती है, और डायरी पढ़कर काफ़ी भावुक हो जाते हैं, सेंटीमेंट में आ जाते हैं, और आखिरकार सोचते इसे पब्लिश कराया जाओ। जब ये पब्लिश होती तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स में से एक बन जाती है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे देश और दुनिया में इसको पढ़ा जाता है, इसकी डायरी को, कि किस तरह से एक छोटी सी लड़की ने इतने ऑब्जर्वेशंस के साथ, मतलब कितना कीन ऑब्जर्वेशंस थे उसके, कितनी इंटेलिजेंट थी, कितनी इमोशनल उसके अंदर इंटेंसिटी थी, कितना अच्छे से चीज़ों को समझती थी, मतलब इतनी कम उम्र में भी उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी आ गई थी, ये एन फ्रैंक की डायरी बताती है हमें। तो उसी से रिलेटेड हमारे सामने एक चैप्टर है, एक डायरी एंट्री हमारे सामने दी गई है। मिस्टर कीसिंग और एन फ्रैंक इसके कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से एन फ्रैंक जो चैप्टर शुरू होता है उसमें अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी चिंतित है कि क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होगी, क्लास पास होगी कि नहीं होगी, अगले स्कूल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब चल रहा होता है। लेकिन इसी तरह से एक एपिसोड बताती है, क्लास की बात बताती है कि इसकी बात करने की बड़ी आदत होती है। एन फ्रैंक का जो नेचर है वो बड़ा टॉकेटिव होता है, मतलब कि उसको बातचीत करना काफ़ी पसंद होता है। तो उसके जो टीचर थे वो टीचर काफ़ी परेशान हो गए थे इसकी बात से, मतलब ये इतनी ज़्यादा बातें करती थी, इसको मतलब डांटते रहते थे। तो इसी तरह से मदर फ्रिक्वेंटली स्कोल्ड हर फॉर टॉकिंग, इसकी मम्मी भी इसको डांटती थी, लेकिन एन को लगता था कि इसकी नेचुरल हैबिट है जो इसको इसकी मदर से मिली है। लेकिन मिस्टर कीसिंग जब पढ़ा रहे होते हैं, बातचीत कर रही होती, तो इसको पनिशमेंट दे देते। मिस्टर कीसिंग जो है वो उसके मैथ्स के टीचर होते हैं, और एन के इस बातचीत करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट में क्या देते हैं कि एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क में इसको एक ऐसे लिखना होता है, जो ऐसे का टॉपिक होता है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। एन को ये देखकर काफ़ी बेकार लगा कि यार ये क्या दे दिया मुझे। एन थोड़ा सा इसमें ह्यूमरसली, मतलब कि थोड़ा मजाकिया अंदाज में बताती है कि नहीं, ये तो इसके एज के हिसाब से नॉर्मली सबकी आदत होती बातचीत करना, और ये इसका तरीका है अपनी फीलिंग को शेयर करना, तो ये इसकी आदत है। लेकिन ये इनको आर्गुमेंट पसंद नहीं आता है मिस्टर कीसिंग को, तो उसको वापस से एक और पनिशमेंट के तौर पर एक और ऐसे देखते हैं जिसका टाइटल होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, मतलब ऐसी बोलने वाली लड़की जिसकी इस आदत को सुधारा ना जा सके। इस टाइम एन थोड़ा सा और कोशिश करती है क्रिएटिविटी दिखाने की, थोड़ा सा ह्यूमर दिखाने की, लॉजिक की, कि यार कुछ ऐसा लिखूं जिससे कि मिस्टर कीसिंग जो है, इसके जो टीचर हैं, वो जो है कन्विंस हो जाए, मान जाए कि हाँ इसका जो आर्गुमेंट है स्ट्रॉन्ग है, और आगे फिर से इसको एज अ पनिशमेंट होमवर्क ना मिले। लेकिन इसके जो टीचर है, लेकिन आखिरकार वो वापस बहुत परेशान हो जाते हैं इसके आर्ग्यूमेंट से, सबसे। वो बोलती है जबकि मेरी आदत है, मेरी मम्मी की भी आदत है बोलने की, इसलिए मेरे पास भी आदत आई है, इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट प्रेजेंट करती है वो। तो मिस्टर कीसिंग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और आखिरकार उसको एक बार और ऐसे लिखने को बोलते हैं। और इस बार जो टाइटल था वो था क्वेक क्वेक सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और क्वेक क्वेक मतलब डक बोलता है ना, क्वेक, तो इस तरह से वापस से बोलते हैं। लेकिन एन जो है इस बार कुछ सोचती है कि नहीं, इस बार मुझे कुछ अलग से ट्राई करना चाहिए। तो इस बार सोचती है पोएम लिखने का, सटायरिकल पोएम, मतलब सटायर मतलब ताना मारते हुए, सटायरिकल पोएम वो लिखती है, जिसमें वो एक डक के बारे में, फैमिली ऑफ डक के बारे में बताती है कि डक जो है, बतख जो है, वो किस तरह से क्वेक क्वेक करती है, लेकिन उसके जो फैमिली वाले उसे मार देते हैं क्योंकि वो क्वेक बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन किसको ये समझ नहीं आया कि डक का काम ही है क्वेक करना। इस तरह से जो मिस्टर कीसिंग है, जब उसके इस तरह से लॉजिक को देखते हैं, वो इसके बुद्धिमत्ता से, इसके लॉजिक से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, और आखिरकार वो बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन मिस्टर कीसिंग, उसके टीचर में बदलाव आता है। जब वो उस पोएम को पढ़ते हैं तो मिस्टर कीसिंग को काफ़ी अच्छा लगता है, उनको मतलब लगता है कि शायद मुझे अब सुधरना चाहिए। तो एन के इंटेलिजेंस से वो काफ़ी खुश होते हैं, और आखिरकार ये समझ जाते हैं कि एन की जो बातचीत करने की आदत है वो कोई गलत आदत नहीं है, बल्कि उसकी साइन है, उसका निशानी है कि वो कितनी क्रिएटिव है और कितनी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती है, उसका लिवली नेचर है। तो इसी तरह से वो उसको पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं, और आखिरकार उसके जोक्स के साथ
हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो मेन थीम्स है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, कि आप खुद को किस तरह से बताते हैं दूसरों को, मतलब खुद को कितना अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी बताई गई है, उसकी इंटेलिजेंस बताई गई है कि कितनी इंटेलिजेंट थी वो, कितना अच्छे से अपने पॉइंट्स को रखती थी। वहीं पर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, किस तरह से पनिशमेंट दिया नहीं जाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को समझाया जाना चाहिए, यही सब इसमें बताया गया है। यहाँ पर ह्यूमर और विट भी लिया गया है कि ह्यूमर मतलब किस तरह से मजाक के अंदाज में बात रखी गई है, विट मतलब बुद्धिमानी के साथ बात रखी गई है। कमिंग ऑफ एज मतलब किस तरह से एक चाइल्ड में, एक एडोलसेंस में, किशोरावस्था में किस तरह से चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, ये भी बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है पूरी एक झलक बताता है कि इनकी पर्सनैलिटी किसी थी, उसका एबिलिटी, उसकी कितनी इंटेलिजेंस थी, कितना क्रिएटिव था। और ये बताया गया है कि इतनी क्रिएटिव बच्ची जो इतनी कम एज में इतना कुछ कर सकती थी, अगर वो जिंदा रहती तो शायद कितना कुछ कर पाती। यही इस पूरे चैप्टर का सार है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया है। हमारे सामने 3 अलग अलग तरह के पार्ट है इसमें। पहला गोवा के बारे में बताया गया है, फिर कुर्ग के बारे में बताया गया है, फिर आसाम के बारे में बताया गया। मतलब अलग अलग जगह से इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया हमारा कितना स्पेशल है, कितना अनोखा है, कल्चर हमारा कितना वास्ट और डाइवर्स है। तो यहाँ पर बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। एक तो नरेटर है जो इसके कहानी बता रहा है कि वो जब याद करता है अपने चाइल्डहुड को कि वो गोवा में था और अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर शुरुआत से ही कैसे गोवा में जो बेकरीज का काम है, मतलब जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ये कितने फेमस थे स्टार्टिंग से ही, और इसके साथ कैसे बचपन की यादें इस नरेटर की जुड़ी हुई है। बेकर्स वगैरह किस तरह से बेचते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर समरी में इस तरह से शुरू होता है कि यहाँ पर पोर्तुगीज कल्चर को बताया गया है, पुर्तगाल का कल्चर बताया गया है गोवा में, कि किस तरह से वहाँ पे बेकर्स को पेडर कहा जाता है और किस तरह से बहुत ज़रूरी हिस्सा है वहाँ के हाउस होल्ड का। और एक टाइम पे तो बिना ब्रेड के, बिना पेडर्स के कोई भी काम होता नहीं था। सुबह सुबह वो आता था, किस तरह से ताज़ी ताज़ी ब्रेड लेकर बच्चे उसके पीछे दौड़ते थे और बच्चे खुश हो जाते थे। बम्बू वाला स्टाफ लेकर उसमें काफ़ी सारी ब्रेड भरकर गली गली में वो ब्रेड्स बेचता था। तो इस तरह से बचपन की यादें उसकी जुड़ी हुई है। नरेटर याद करता है अपने बचपन की वो चीज़ें कि किस तरह से वो उसके पीछे भागा करता था। जब ब्रेड वाला चिल्लाता था ब्रेड ले लो, मीठी मीठी ब्रेड ले लो, तो उसको ये सब याद आता है। और आखिरकार वो बताता है कि किस तरह से बेकर जो है, मतलब बेकरी का जो प्रोफेशन है, मतलब ये सब चीज़ें गोवा में इतनी ज़्यादा हो गई कि कहीं पर भी जैसे कि मैरिज हो गई या फिर कहीं पर कुछ भोज हुआ, कुछ सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर किसी टाइप का सेलिब्रेशन, वहाँ का अभिन्न अंग, इनसेपरेबल थिंग जो होती थी वो थी बेकरी, मतलब कि ब्रेड्स हो गई या फिर इस तरह से स्वीट चीज़ें हो गई। तो इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से गोवा के ट्रेडिशन में बेकरी है वो आज भी पुर्तगाली का अंश हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक कल्चर, पुराना कल्चर बताया गया है, नॉस्टैल्जिया बताया गया कि कल्चरल हेरिटेज, मतलब मेन जो थीम्स है इसके अंदर वो यही है कि कल्चर बताया गया कि कल्चर एक विरासत किस तरह से हमें बताती है गोवा के कल्चर में। नॉस्टैल्जिया मतलब कि पुरानी यादें, बचपन की यादें इसे याद आती है। कम्युनिटी लाइफ के सोशल लोग कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब बताया गया है। अगला पार्ट देखते हैं कुर्ग। कुर्ग में बताया गया है कि किस तरह से लोग हैं वहाँ के और किस तरह से ग्रीनरी है, मतलब नेचर की ब्यूटी बताई गई है। कुर्ग कर्नाटक में है एक जगह, मैंगलोर के पास में। वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है, आसपास कितनी शांति है, कितनी नेचुरल ग्रीनरी है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन है इस चैप्टर को इसको किया गया है वो है कॉफ़ी। गोवा वाला जो था वो था बेकरी के ऊपर, ब्रेड्स के ऊपर। कुर्ग वाला जो है वो कॉफ़ी के ऊपर है। और आगे हम पढ़ेंगे आसाम, वो है आप सब जानते होंगे चाय के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो फेमस है वो है कॉफ़ी प्लांटेशंस को लेकर कि यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती, इतनी ज़्यादा हरियाली होती, इतना ज़्यादा नेचर प्यारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ये कुर्ग जो है वो डिसेंडेंट, वंशज है किसके, ग्रीक और अरब सेटलर्स के, मतलब अरब या ग्रीक के वंशज है। किस तरह से इनके कल्चर में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, इनके ट्रेडिशन में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, इनके पहनावे से भी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर चैप्टर जो हमें बताया गया कि किस तरह से ब्रेवरी और हॉस्पिटलिटी बताता है, मतलब किस तरह से बहादुर लोग हैं कुर्ग के, किस तरह से आपका स्वागत सत्कार करते हैं कुर्ग के लोग, मतलब इतने अच्छे हैं वो। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी में भी काफ़ी लोग कुर्ग से आते हैं।
ये रीजन जो है ये एक तरह से स्वर्ग है उन लोगों के लिए जो नेचर को, प्रकृति के आसपास अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, या फिर कोई ट्रेकिंग, राफ्टिंग, इस तरह से बर्ड वॉचिंग या नेचर जिनको बहुत पसंद है उनके लिए किस तरह से कुर्ग जो है स्वर्ग है। यहाँ की कॉफ़ी कितनी फेमस है, यहाँ के लोग, यहाँ के पहनावा, यहाँ के लोग किस तरह से आर्मी में जाते हैं, आर्मी को एक अलग पहचान देते हैं। तो ये बहादुरी और नेचर को एक मिक्सअप रूप बताया गया है कि यहाँ पर कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी यहाँ की नदियों में भी है, यहाँ की कॉफ़ी के बागानों में भी, यहाँ के जंगलों में भी है, और यहाँ इसी वजह से ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने भी आते हैं। तो वही यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बताई गई है कि किस तरह से सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, नेचर कितना खूबसूरत हो सकता है, प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया है। और वहीं पर ब्रेवरी और पेट्रोटिज्म के कुर्ग के लोग, बहुत सारे लोग जो है कितने बहादुर हैं और अपने देश के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। कितने सारे लोग जो हैं वो हमेशा अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और सेना में भी जाते हैं। अब अगला पार्ट हमारे सामने आता है टी फ्रॉम असम बाय अरूप। यहाँ पर टी फ्रॉम असम में दो हमारे सामने कैरेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रांजल और राजवीर। बस ये दो ही कैरेक्टर का नाम ध्यान रखने हैं। ये दोनों दोस्त थे। प्रांजल जो है वो ट्री गार्डन घूमने जाता है और प्रांजल जो है वो काफ़ी क्यूरियस होता है, ये सब चीज़ें देख के काफ़ी जिज्ञासा होता है। ये स्टोरी घूमती है कि किस तरह से राजवीर और प्रांजल आपस में बातचीत करते हैं असम जाते टाइम। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े प्लांटेशन से टी के। वहीं पर राजवीर काफ़ी सारी चीज़ें बताता है चाय के बारे में कि चाय के ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, चाइना से हुआ, कई सारी इसके बारे में कहानियाँ बताता है, कई सारी इसके बारे में मिथ बताता है। और आखिरकार टी जो है, चाय जो है इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। अब जाहिर सी बात है आप सभी पर चाय तो पीते ही होंगे, कितने लोग चाय के बिना रह नहीं सकते। तो पूरे दुनिया भर में चाय पी जाती है, तरह तरह की चाय पी जाती है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, फैक्ट्स बताए गए हैं। राजवीर काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि किस तरह से ये मतलब कितनी पुरानी चाय है, कितने पहले से ये लोग चाय पीते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बताता है। किस तरह से चाइना में इसको ढूंढा गया और आखिरकार ये पूरी तरह देश और दुनिया में पिया जाने लगा। जैसे जैसे वो बड़े बड़े हरियाली बागानों से निकलते हैं तो राजवीर देखता है कि कितना खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता दिखती है उसको, कितने बड़े बड़े खेत दिखते हैं चाय के। प्रांजल देखता है कि बीइंग नेटिव असम टेक्स प्राइड इन इंट्रोड्यूसिंग राजवीर टू द वर्ल्ड ऑफ टी कंज्यूमर। प्रांजल जो है, जो कि वहीं रहता था असम में, वो राजवीर को ये सब दिखाने में काफ़ी उत्साहित होता है कि देखो, प्राउड फील करता है वो। तो इसमें मेन थीम क्या है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमारा सांस्कृतिक विरासत क्या है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसका इतिहास क्या कहता है, इतिहास में क्या महत्व है। वहीं पर नेचुरल स्प्लेंडर, मतलब कि कितने प्राकृतिक सौंदर्य, वैभव कितना प्राकृतिक है, ये बताया गया है। क्यूरियोसिटी एंड फ्रेंडशिप, यहाँ पर दोस्ती भी बताई गई कि दोस्त आपस में कितना साथ में घूमते हैं, बातचीत करते हैं। वहीं पर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। मतलब हमारे सामने, हमारे अंदर अगर ये चीज़ है तो हमें ही वो इंटेलिजेंट बनाती है ये चीज़। कि अगर आपके अंदर कुछ भी जानने की इच्छा है तो वो इच्छा ही आपको इंटेलिजेंट बनाती है, ये बताया गया। तो मोरल क्या है पूरी कहानी का इन तीनों चीज़ों का, ये तीनों चीज़ें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको बताते हैं इंडिया के बारे में कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नताएँ हैं, हेरिटेज है, हमारा जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य भी बताया गया है इन तीनों चैप्टर्स में। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, मिजविल द ओटर। मिजविल द ओटर एक ऐसी कहानी है, जाहिर सी बात है आप सभी ने किसी न किसी ने कभी कोई पेट पाला होगा, जैसे डॉग, कैट, और जब हम किसी को पालते तो हमें उनके साथ काफ़ी लगा हो जाता है। वैसे ही हमारे सामने जो गेविन मैक्सवेल है, जो इसका राइटर भी है, वो कहानी भी बोलता है अपने तरीके से। गेविन ने एक कुत्ता पाल रखा था, उस कुत्ते के साथ इसको काफ़ी लगाव था। उस कुत्ते की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद ये काफ़ी सैड हो जाता है। इसको लगता है कि नहीं, अब मैं अकेला ही रहूँगा, लेकिन कुछ समय बाद इसको काफ़ी अकेला महसूस होने लगता है। तब इसको फ्रेंड सजेस्ट करता है कि इसको एक ओटर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये डॉग वापस नहीं रखना चाहता था। क्योंकि डॉग वापस रखता है तो इसको लगता है कि मुझे पुराने अपने प्यारे डॉग की वापस याद दिलाता है, तो इसलिए डॉग नहीं रखना चाहता। तो ये नया पशु ट्राई करना चाहता था, नया एनिमल ट्राई करना चाहता था। तो ये मिजविल को ट्राई करता है, मतलब ओटर को ट्राई करता है, जिसका नाम ये मिजविल रखता है। इराकी फ्रेंड, ब्रिटिश एयरवेज, ये सब लोग आते हैं कहानी में। मेन कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले किस तरह से उसका कुत्ता मर जाता है, वो काफ़ी दुखी होता है, अकेला महसूस करता है। वहीं पर फिर कुछ नया पालने की कोशिश करता है। वहीं पर इसको एक दोस्त जो है इराक में जाकर सलाह देता है कि तू एक ओटर को पाल ले। तो इसके फ्रेंड के सजेशन मानने के लिए ये एक ओटर ले आता है, ओटर को पालता है। उसका नाम क्या रखता है, मिजविल रखता है।
और धीरे धीरे करके, तो पहले तो इसको समझ नहीं आता मिजबिल को संभाला कैसे जाए, ओटर को संभाला कैसे जाए, लेकिन धीरे धीरे इसको उससे काफ़ी अटैचमेंट होने लगता है। इसकी लाइफ कैसे होती है मिजबिल के साथ, मतलब किस तरह से ये प्लेफुल होता है मिजबिल, उसका नेचर जो काफ़ी कितना खुश मिजाज होता है, वो काफ़ी कितना मतलब सेंसिटिव भी होता है, उसको खेलने की कितनी आदत है, वो एक जगह टिकता नहीं है। इस तरह से मिजबिल को पानी के साथ खेलना कितना पसंद है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो उसको गेम्स खेलना कितना अच्छा लगता है, वहीं पर कितनी नई नई चीज़ें जल्दी से सीख लेता है वो, ये सब चीज़ें बताई गई है कि उसका नेचर भी कितना प्यारा है। और ये भी बताया गया है कि एक बॉन्ड, एक बंधन जो होता है कि इंसान और जानवर के बीच में हम जब किसको पाल लेते हैं, वो भी बताया गया है। जब इसको लगा हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वापस से इंग्लैंड जाता है, फ्लाइट में जाता है, तो फ्लाइट में कितना कुछ होता है कि मिजबिल को पैक करके ले जाता है फ्लाइट में, फिर गोदी में रखता है, लेकिन काफ़ी अफरा तफरी मचा देता है मिजबिल वो ओटर जो है पूरी फ्लाइट में, लेकिन आखिरकार वापस से इसके पास आ जाता है। किस तरह से बड़े ही मुश्किल तरीके से बचाते बचाते इसको लंदन लेके आता है फ्लाइट से। लेकिन लंदन जब लाता है तो लंदन में लोगों ने ओटर को कभी देखा नहीं होता, तो वो उसको देख के काफ़ी अजीब अजीब से रिएक्शन देखते हैं कि ये कौन सा जानवर लिया है, हमने तो कुत्ते बिल्ली देखे आज तक। तो ये सारे रिएक्शन बताए गए हैं कि क्या लोग सोचते हैं उस बारे में, कैसा लगता है लोगों को। तो धीरे धीरे करके जो मिजबिल है वो धीरे धीरे सिटी की लाइफ से एडजस्ट होने लगता है, उसके साथ हंसी खुशी रहने लगता है, और हमारा जो राइटर भी है वो भी मिजबिल के साथ काफ़ी हंसी खुशी रहने लगता है। कुल मिला के मेन बात क्या है इसमें, हम वो देखते हैं। थीम्स क्या है, बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो हमारे इस चैप्टर में बात बताई गई है, एक बंधन बताया गया है कि इंसानों और जानवर के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी, मतलब जरूरी नहीं कि हमें कोई भी नई चीज़ एकदम से भा जाए, धीरे धीरे हम उसके साथ जैसे समय बिताते हैं वैसे वैसे हम उससे के साथ ढलने लगते हैं। तो यही बताया गया कि मिजबिल की जो एबिलिटी है, नया एनवायरनमेंट उसको मिलता है, लंदन का माहौल मिलता है, तो धीरे धीरे कितना मतलब कैसे उसको टाइम लगता है, उसको कितना प्यार और ध्यान के साथ रखना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो इस माहौल में ढल जाता है। क्यूरियोसिटी एंड प्लेफुलनेस, उसको कितनी जिज्ञासा होती है चीज़ों को सीखने की, कितनी जानने की इच्छाएं होती है, उसका जो नेचर होता है वो भी काफ़ी खुशमिजाज और प्लेफुल होता है। काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं पेट ओनरशिप में, वो भी बताए गए हैं कि आप अगर किसी पेट एनिमल को पेट करते हैं तो कितने सारे चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, ये भी बताया गया है। और कल्चरल फैसिनेशन और विथ एक्जोटिक एनिमल्स, कि आप कहीं नई जगह गए हैं और वहाँ पर कोई नया एनिमल देखते हैं तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आते हैं। जाहिर सी बात है ना, अब आप अगर यहाँ पर कोई ऐसा एनिमल लेके आएंगे जो इंडिया में मिलता ही नहीं है, तो लोग जाहिर सी बात है उसको देखकर तरह तरह के रिएक्शन देंगे। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो यूनिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से कल्चरल गैप जो होती है, लोगों के बीच में जो दूरियां होती है वो कम कर सकती है। तो यही हमें ये कहानी बताती, इस पूरी कहानी का मोरल बस यही है कि किस तरह से एनिमल रिगार्डलेस ऑफ द स्पीसीज, उनकी प्रजाति चाहे कोई भी हो, वो उनके अंदर सबके अंदर एक इमोशनल बॉन्ड होता है, उन सबके अंदर एक भावनाएं होती हैं। वो भावना ह्यूमंस के लिए तो जैसे जैसे हम उनके साथ अच्छे से रहते हैं वो भी प्यार से हमें समझने लगते हैं, हमारे साथ वो अच्छे से रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड्स द बस। इसमें हमारे सामने 2-3 कैरेक्टर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है वल्ली, एक छोटी सी लड़की है 8 साल की, उसके अंदर कितनी सारी जिज्ञासाएं होती, कितनी सारी इच्छाएं होती वो बताई गई है। साथ ही बस कंडक्टर है, कुछ पैसेंजर्स है, और साथ ही एक गाय है जो कि इसको रास्ते में मिलती है। कहानी शुरू होती है वल्ली के बारे में बताया गया कि वल्ली कैसी लड़की, एक छोटी सी लड़की है 8 साल की, ठीक है, उसको कितना अच्छा लगता है बाहर घूमना, वो मतलब बस में घूमने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, उसको नया चीज़ करने का काफ़ी शौक है, उसको घूमने का काफ़ी शौक है, उसकी इच्छा थी कि उसको बस में बैठना है। और आखिरकार वो बस का पूरा अपना रूट तैयार करती है, बस के बारे में पता करती है, कब कितनी बजे छूटती है, कब कितनी बजे वापस आती है, कितना टिकट लगता है, ये पूरा उसका ध्यान रखती है, और आखिरकार ये एक दिन उस बस में बैठती है। वल्ली के बारे में बताया कि वल्ली काफ़ी डिटरमाइंड है, मैच्योर लड़की बताई गई है कि काफ़ी समझदार भी, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखती है। तो क्या सीखती है बताया गया कि पहली बार उसने बस की राइड करी थी तो उसने देखा वन फाइन आफ्टरनून के एक बार वो बस में चढ़ती है, उसको काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। जब कंडक्टर उसको देखता है, जब वो जाके बस को रोकती है, कंडक्टर उसको देखता है तो कंडक्टर काफ़ी हैरान होता है कि एक छोटी सी बच्ची अकेला ट्रेवल कर रही है, उसकी मैच्योरिटी, उसकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छे से उसको ट्रीट करता है, उसके ध्यान भी रखता है, उसके साथ हंसी मजाक भी करता है, और हंसी खुशी उसको मैडम बोलता है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, मैडम राइड्स द बस, कि छोटी सी बच्ची जो कि इतनी मैच्योर समझती है अपने आप को, तो उसको भी मजाकिया तौर पर कंडक्टर जो है वो जो उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है उसको मैडम बोलता है।
वल्ली अपनी जर्नी को काफ़ी इन्जॉय करती है। वो पूरे अपने आसपास की चीज़ों को देखती है कि जो भी उसको बाहर नज़ारे दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, जो भी कैनाल्स दिख रही हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो सब उसको काफ़ी अच्छे से लगते हैं। तो उसको सेंस मिलता है कि वो काफ़ी अच्छा महसूस करती है, उसको आज़ादी से महसूस होती है कि उसने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है। लेकिन जब इतना कुछ होने के बाद वो वापस आती है उसी बस से, तो जाते टाइम एक्चुअली वो एक गाय को देखती है जो बस के सामने आके उछल कूद कर रही होती है, काफ़ी खुश दिख रही थी इस तरह से, मतलब काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लेकिन जब वो वापस आती उसी बस में, तो वो देखती है कि वही गाय जो है उसकी डेथ हो गई थी। वो शायद किसी बड़े व्हीकल से टकरा गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जब ये चीज़ देखती है तो वो जो सीन वल्ली के सामने जो दिखता है उसको, वो उसको काफ़ी अंदर तक मतलब झुलसा देता है कि पहले जो था कि उसने जब गाय को देखा वो कितनी खुश लग रही थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल डेथ हो चुकी है उसकी। उसने जिस तरह से उसको देखा है, वल्ली के अंदर दिल में काफ़ी ज़्यादा एक इनोसेंस जो थी, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी बच्ची मासूम तो रहेगी, तो उसकी मासूमियत झकझोर जाती है कि वो तो काफ़ी खुशी खुशी जा रही थी और उसने ये क्या देख लिया। जब वल्ली वापस आती है घर में तो बिल्कुल ऐसे करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, चुपचाप जाके बैठ जाती है, मम्मी से शेयर नहीं करती वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था, ना ही कुछ अपना बताती। ये बताती है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट और मेच्योर है। अब मेन थीम क्या है, वो बस में चढ़ना उसका ड्रीम होता है, बस में जाती है, ट्रेवल करती है, वापस आती है और गाय वाला इंसिडेंट देखती है। तो कहना क्या है, मेन थीम क्या है, बात ये इसमें बताई गई है चाइल्डहुड इनोसेंस और क्यूरियोसिटी कि बच्चों के अंदर कितनी ज़्यादा मासूमियत होती, साथ ही वो कितने जिज्ञासु, उनको हर चीज़ जाननी है। वो छोटे छोटे प्रश्न, इतने प्रश्न पूछेंगे कि आपको परेशान कर देंगे। तो ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत होती है, जिज्ञासा उनके अंदर बहुत होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उनको सब जानना है। उनके अंदर एक मासूमियत भी होती है, उनको ये सब चीज़ें जाननी है। तो ये चीज़ बताई गई है। वहीं पर इंडिपेंडेंस और डिटर्मिनेशन, एक छोटे बच्चे कितना आज़ाद होना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को सुनिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद के दम पे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मासूमियत भी बताती है। वल्ली का डिटर्मिनेशन भी बताया गया है कि वो कितनी डिटरमाइंड होती है अपने जाने के लेकर के। वो हर एक चीज़ प्लान करती है, कितने पैसे लग रहे हैं, कब आना है, कब जाना है, बस की टाइमिंग क्या है, कहाँ से उतरना है, कहाँ से चढ़ना है, वो पूरा प्लान कर ली। तो इससे पता चलता है कि वो कितने डिटरमाइंड थी। फिर वहीं पर लाइफ्स हार्श रियलिटीज़, वहीं पर बताते हैं कि जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ। अब उसको जब पहली बार डेथ उसने अपने सामने देखी तो उसको लाइफ की कड़वी सच्चाई को पता चला कि नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लाइफ में होनी होती है, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस इंसिडेंट ने उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत को हिला कर रख दिया। द जर्नी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वल्ली की जो बस की राइड है, वो कहीं ना कहीं बताती जीवन के उतार चढ़ाव को, कि हमारे भी जीवन जो है वो बस की जर्नी की तरह ही, या जर्नी की तरह ही हमारे भी जीवन जो है वो एक जर्नी ही है, एक यात्रा ही है। हम इस यात्रा में कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार अच्छे मोमेंट्स भी मिलते हैं, कई बार हम हंसते हैं, कई बार रोते हैं, और आखिरकार कई बार हमें हिला देने वाले इंसिडेंट भी होते हैं। तो जीवन के कई कड़वी सच्चाइयों से हमें ये रूबरू करवाती है स्टोरी। मैच्योरिटी एंड ग्रोथ, मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, वो कितनी समझदार हो जाती है, साथ ही बढ़ती उम्र के साथ किस तरह से लोग समझदार होते हैं। इसलिए नहीं कि वो बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि उम्र बढ़ रही है इसलिए समझदार हो रहे हैं। मैच्योरिटी कभी भी जरूरी नहीं कि उम्र के साथ आए। मैच्योरिटी मतलब जो हम इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में देखते हैं, जो हम सिचुएशन हम फेस करते हैं, जो हम जिन मुश्किल दौर से गुजरते हैं, उन मुश्किल दौर से आपको मैच्योरिटी आती है, लाइफ आपको मैच्योर बनाती है। तो यही इस पूरी स्टोरी का मोरल है कि हमें स्टोरी सिखाती है कि लाइफ जो है वो मिक्सचर है, किसका, खुश और गमी का, खुश और गम का, जॉय और सोरो का। किस तरह से ग्रोइंग अप, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें कई बार हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। हमारे सामने मुश्किल भरे, चुनौतियों भरे चीज़ें भी हमारे सामने आती है। ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह से वैल्यू है क्यूरियोसिटी की, कि किस तरह से एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना कितनी बड़ी बात है। इंडिपेंडेंस की वैल्यू क्या होती है, और इम्पोर्टेंस किस प्लानिंग की होती है, कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो उससे पहले कोई भी हम प्लान करते हैं तो उस प्लान की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ये सब चीज़ें बताई गई है। तो यही था इस सब चैप्टर में। अब बढ़ते हैं हम आगे, चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना ही होगा। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, शाक्य वंश के राजकुमार, जहाँ पर इन्होंने कई साल राजकुमार की तरह बिताए। राजा बनने वाले थे,
और इनके पास सारी ऐशो आराम थी, लेकिन सत्य की तलाश में, कुछ प्रश्नों की तलाश के उत्तर जानने के लिए इन्होंने अपना राजमहल त्याग कर दिया। और आखिरकार उनकी स्टोरी, इनको किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरह से इनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। इनके दिमाग में ऐसे ऐसे प्रश्न आते कि जीवन में इतना दुख क्यों है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस इसके दिमाग में कई बार आते थे। तो इन सभी के उत्तर जानने के लिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और जब इनको इन सब के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो ये बुद्ध कहलाने लग जाते हैं, इनलाइटेंड वन कहलाने लग जाते हैं। तो उन्हीं गौतम बुद्ध की एक कहानी यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से ये ग्रेटेस्ट टीचर माने जाते हैं। कहानी शुरू होती कि जब बुद्ध ने पहली बार अपना सरमन दिया बनारस में, तो किस तरह से वहाँ पर एक लेडी आई इनके पास, जो कि काफ़ी दुखी थी अपने बच्चे की मौत से। इनके एक छोटा सा बच्चा था जिसकी मौत हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी वजह से वो औरत बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो बुद्ध के पास जाती हैं। उनको लोगों ने कहा था कि आप बुद्ध के पास जाइए, शाक्य मुनि के पास जाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। उनके पास मतलब वो भगवान है, वो आपके बेटे को जिंदा भी कर सकते हैं। तो ये सब सुन के वो जाती है शाक्य मुनि बुद्ध के पास, और वहाँ जाकर उनसे बताती है कि मेरा बेटा मर चुका है, कृपया करके मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ठीक बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना है। आपको मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज लाने हैं मुट्ठी भर के, और मेरे को ला कर दे दो, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन आपको वो सरसों के बीज ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, जहाँ पर किसी भी रिश्तेदार की कहीं पर भी किसी की भी मृत्यु नहीं हो। आपको ऐसे घर से ये बीज लाने हैं। ये सुनकर वो खुशी खुशी चली जाती है, घर घर भटकती है कि शायद कहीं उसको बीज मिल जाए। लेकिन जिस भी घर में वो जाती है वहाँ पर पता चलता है कि किसी न किसी की मृत्यु तो हुई है, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। इस तरह से वो काफ़ी दर बदर भटकती जाती है और पूरे गांव में घूमते घूमते वो काफ़ी थक जाती है। उसे पता चलता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो बुद्ध के पास वापस आती है। ये पता उसको अब एहसास हो जाता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ जी वो इस दर्द से गुजर रही है। हर कोई इस दर्द से गुजर चुका है। हर किसी ने अपने प्रिय को, अपने जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो उनको बहुत करीब था, खोया है। ऐसा हर घर में हुआ है। और ये जानकर वो समझती है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। तो बुद्ध फिर उसको समझाते हैं कि लाइफ का नेचर है, हमारी लाइफ में होता ही है कि हमारी लाइफ कभी भी एक जैसे नहीं बनती है। जो आया है, जो पैदा हुआ है, वो मरेगा भी सही। हमारी कुछ कड़वे सत्य हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी उम्र भी बढ़ेगी, उसको बीमारियाँ भी आएगी, उसकी मृत्यु भी होगी। ये सब क्या है, अटल सत्य है जीवन के। ये उसको समझाते हैं, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर हम कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, इनके साथ तालमेल बिठा ले, तो हम शांति सुकून ढूंढ सकते हैं, हमें शांति सुकून मिल सकता है। हमें इन परेशानियों से कैसे निपटना है, दुख को कैसे कम करना है, हम दुख को कैसे कम कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। गर्ल्स का रियलाइजेशन मतलब उसको, औरत को रियलाइज हो जाता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। उसको पता चलता है, बुद्ध उसको सिखाते हैं कि नहीं, दुखी होना स्वाभाविक बात है। अगर किसकी मृत्यु हुई है या डेथ हुई है तो आप दुखी होते हो, बिल्कुल होते हो, लेकिन हमें उस दुख को कैसे मैनेज करना है ये हमें सीखना होता है, क्योंकि ये ही जीवन की कड़वी सच्चाई है। हमें उस दुख से कैसे ऊपर उठना है ये हमें जानना ही होता है। तो पूरी कहानी का सार क्या था, थीम क्या थी इसमें? द यूनिवर्सलिटी ऑफ सफरिंग, मतलब दुख सबके जीवन में है, प्रॉब्लम्स सबके जीवन में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी समस्या आ रही है। हर की लाइफ में किसी न किसी तरह की समस्या होती है और सबको अपनी समस्या बड़ी ही लगती है एक टाइम पे। लेकिन हमें समस्याओं से कैसे जूझना है, कैसे निपटना है, ये हमें सिखाया जाता है और ये हमें सीखना भी होगा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना होगा सच्चाई को, तभी हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। विजडम एंड एनलाइटनमेंट, किस तरह से बुद्धिमत्ता और ज्ञान आपको इन दुख को झेलने में मदद कर सकता है। जितने ज़्यादा आप बुद्धिमान होंगे, जितने ज़्यादा आप समझदार होंगे, उसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या भी आएगी, दुख भी आएंगे, लेकिन आपको उन समस्याओं से निपटना आ जाएगा। उन दुख को कैसे हम उस दुख से बाहर निकले ये आप सीख जाओगे। डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं हो कि आप उसके बिना जी नहीं सके,
और आपको स्वीकार भी करना होगा कि जो चीज़ आई है वो सब चीज़ें परमानेंट नहीं है, सबकी मृत्यु होनी है, जो भी चीज़ है उससे नष्ट होना, हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है। हम किसी के साथ ये सोच के नहीं कि ऐसा ये चीज़ हमारे साथ हमेशा रहेगी, कोई परमानेंट नहीं होता, हम सब टेम्परेरी है, यहीं पर ये चीज़ बताई गई है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉलेज, लेकिन इस जीवन को कैसे जिया जाए? नॉलेज के बेसिस पे। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझदार बनते हैं, इसलिए नहीं कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, इसलिए नहीं कि आपके हाथ में एक डिग्री हो, बल्कि इसलिए कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सक्षम बन सकें। तो यही पूरी कहानी सिखाती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि आपके जीवन में दुख आएगा और ये जीवन का पार्ट है, इसे आप नकार नहीं सकते, आएगा ही आएगा वो तो, लेकिन आप इससे कैसे निपट सकते हैं ये बुद्ध सिखाते हैं। और इसी चैप्टर में यही सिखाया गया है कि कभी भी किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है। अब इस बुक का हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, द प्रपोजल। ये एक ड्रामा है, एक प्ले है, जिसमें हमारे सामने 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लोमो जो कि 35 साल का एक नौजवान युवक है, और एक लड़की है जो कि 25 साल की है। ये इससे शादी करना चाहता है, इसको प्रपोज करने के लिए जाता है शादी के लिए। और यहीं पर इस लड़की के पिताजी, इस लड़की के फादर हैं स्टीफन स्टेफनोविच चुबुकोव। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 कैरेक्टर है, तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन तीनों के बारे में पता करना है कि लोमो जो है, इवान लोमो, इवानोविच लोमो, ये इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखना है। ये 35 साल का है और काफ़ी अमीर घर से आता है। नतालिया और ये दोनों भी काफ़ी अमीर घर के हैं। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। कहानी शुरू होने से पहले हमें थोड़ा सा रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है कि रशिया में किस तरह से शादी होती है, किस तरह से प्रथाएं होती है, किस तरह से जूता छुपाई की रस्म वहाँ पर भी होती है, सब चीज़ें बताई गई है। इसके बाद ये कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है लोमो से, कि लोमो किस तरह से चुबुको के पास जाता है। ये वो लड़का है जो शादी के लिए लड़की के पिताजी के पास जाते हैं उनसे हाथ मांगने। ये पहले पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग रहते हैं। तो लोमो इनके पास जाता है लड़की का हाथ मांगने, इनकी जो लड़की है नतालिया, उसका हाथ मांगने। लोमो जो है, वो जो लड़का है, वो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी मतलब डर लग रहा है उसको कि यार अब मैं लड़की के पिताजी से लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ, कैसे प्रपोज करूँगा, कैसे बातचीत करूँगा, ये सब उसके मन में चल रहा है। तो घबराहट तो जाहिर सी बात है, नर्वसनेस तो आई जाती है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करता है। एकदम से प्रपोजल पे नहीं आता, अब जाहिर सी बात है एकदम से तो प्रपोजल पे आएगा नहीं। तो धीरे धीरे वो बातचीत शुरू करता है कि नहीं, और कैसे हो, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें बातचीत होती है। और बातचीत करते करते वो चुबुको को हल्का सा बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा यहाँ आना कैसे हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े से हेजिटेशन के बाद, हिचकिचाहट के बाद, आखिरकार लोमो उसके पिताजी को बता ही देता है कि मैं जो हूँ आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ। और ये सुनकर जो लड़की का पिताजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी अपनी बेटी को लेके आता हूँ, तुम उनसे बात करो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो मंजूर है। तो अब वो जाता है, अपनी बेटी को लेकर आता है और इन दोनों को अकेला छोड़ देता है। अब कमरे में सिर्फ लोमो और नतालिया बचती हैं। नतालिया को पता नहीं होता, नतालिया के पापा उसे बताते नहीं कि लड़का तुझे प्रपोज करने आओ, बस लेके इसको आ जाते हैं खुशी खुशी, देखो कौन मिलने आया। नतालिया भी काफ़ी खुश होती है कि अरे वाह, काफ़ी दिनों बाद मिलने आए हैं, सूट वूट पहन के आया, तैयार होके आया। हालांकि वो हैरान होती है कि इतना तैयार होके क्यों आया है, लेकिन फिर भी वो बात करने की कोशिश करता है धीरे धीरे। अब वो नतालिया को प्रपोज करे कैसे? काफ़ी मुश्किल भरा काम है। अब जाहिर सी बात है, किसी लड़की को प्रपोज करना है शादी के लिए, तो इतने आसानी तो कर नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो वहीं पर लोमो जो है, पहले तो धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट करता है, और कैसे हो, क्या हो आप, ऐसा वैसा। लेकिन बातों बातों में क्या होता है, इनकी कन्वर्जेशन कहीं ना कहीं चली जाती है ज़मीन को लेकर। इनका जो एक ज़मीन थी जिसे बोला गया है ऑक्सन मीडोस, ऑक्सन मीडोस इनकी ज़मीन थी। उस ज़मीन को लेकर यहाँ पर इनके बारे में बातचीत शुरू होती है। तो लोमो जो होता है इस ज़मीन को अपनी बोलता है कि ज़मीन मेरी है। अब जैसे ही अपनी बोलता है कि मेरे पास ये ज़मीन है, ये है, वो है, तो नतालिया सुन के हैरान हो जाती है कि नहीं, तुम्हारी ज़मीन कैसे हो सकती है, वो तो हमारी ज़मीन है। तो लोमो बोलता है नहीं, ये तो मेरी ज़मीन है। तो इस तरह से इनके बीच में ये झगड़ा शुरू होने लगता है। आया था प्रपोज करने, तो प्रपोजल तो कर ही नहीं पाया, लेकिन बातचीत में
छोटा सा टॉपिक निकल के आता है ज़मीन को लेकर, उस ज़मीन को लेकर आपस में काफ़ी लड़ने लगते हैं। बोलता है कि नहीं ये तो मेरी ज़मीन है, ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, काफ़ी पुराने टाइम से मेरे दादा परदादा के पास ज़मीन थी। लेकिन वहीं पर नतालिया बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे दादा परदादा तो चोर थे। इस तरह से गाली गलौज पे भी उतर आता, मतलब काफ़ी भयंकर झगड़ा इनके बीच में हो जाता है, काफ़ी भयंकर आर्ग्यूमेंट इनके बीच में हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं हमारी फैमिली सुपीरियर है, हमारी फैमिली सुपीरियर है। लोमो बोलता है कि नहीं तुम्हारे परिवार को तो हमने सिर्फ लीज पर दिया था, लेकिन ज़मीन तो हमारी। इस तरह से वो आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है। मैं वकील लाऊंगा, मेरे पास पेपर्स भी है। लेकिन वहीं पे वो बोलता है कि मैं इसे पेपर्स बहुत बना सकता हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लेकिन इसी तरीके से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होते होते उसका बाप भी आ जाता है नतालिया का, उसके पिताजी आ जाते हैं। पिताजी आने के बाद इन तीनों के बीच में झगड़े होने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज होने लगती है इनके बीच में। इसी से गुस्से में आकर लोमो वहाँ से चला जाता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। और नतालिया भी बोल देती है कि मेरे डेली पे कदम मत रखना, मतलब मेरे घर के पैर पे, मेरे घर के दरवाजे पे कदम भी मत रखना कभी। मतलब इतना बुरा इनके साथ इंसिडेंट होता है। लोमो वहाँ से चला जाता है बिना प्रपोज किए उसको, गुस्से में। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके पिताजी उसको बताते तुम दोनों झगड़े क्यों ना लग गए थे, तो तुम्हें प्रपोज करने आया था, तुम झगड़े क्यों रहे थे। तो नतालिया बोलती है ये मुझे प्रपोज करने आया था, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे। अरे भगवान, मतलब इस नतालिया को भी ये लड़का पसंद था, मतलब इसको भी इससे शादी करनी थी। तो इसके पापा से बोलती है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या किया, हमने उसको कितना कुछ बोल दिया, प्लीज़ वापस लेके आओ उसको। तो नतालिया अपने पिताजी को मनाती है कि प्लीज़ उस लड़के को वापस लेके आओ। लड़के, उसके पिताजी बोलते हैं यार क्या पागल लड़की, पहले तो लड़ाई करवाती, गाली गलौज करवाती, फिर बोलती कि वापस लेके आओ उसको, मना के मैं पागल हो जाऊंगा इस लड़की के पीछे, इतना कुछ बोलते। लेकिन आखिरकार वापस लोमो के पास जाते हैं, लोमो को लेकर आते हैं कि नहीं नतालिया से बात कर। और धीरे धीरे करके लोमो और नतालिया वापस से मिलते हैं और फिर से इनकी बातचीत शुरू होती है ताकि ये पुराना मतलब भूल जाए। नतालिया बोलती है कि हाँ वो ज़मीन तुम्हारी है, अब उस बात को छोड़ो, मतलब एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ ठीक है तुम्हारी ज़मीन है, अब उस बात को छोड़ो। अब ये धीरे धीरे करके बातचीत शुरू करते हैं, फिर थोड़ा और कुछ बातचीत शुरू करते हैं और कैसा क्या चल रहा है जीवन में, और सुनाओ क्या है। मतलब वो नतालिया चाह रही है कि इससे वो अब प्रपोजल की बात बाहर निकलवाए, क्योंकि अभी तक इसने प्रपोज किया नहीं था लोमो ने। तो इवान लोमो से प्रपोजल बाहर निकालवाने के लिए ये कुछ टॉपिक छेड़ती है। और टॉपिक छेड़ते छेड़ते कुत्ते पे बात आ जाती है। मतलब कि इवान का जो कुत्ता था, जिसका नाम था एक नाम था इसका स्पेनिश मस्टिफ, गेस नाम था, हाँ GUESS। इस कुत्ते का नाम था गेस, जो कि स्पेनिश प्रजाति का कुत्ता था। तो वो बताता है कि उसको थोड़ा सा बीमार हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास ले गया था ना, ऐसा कि आखिरकार वो दुनिया का बेस्ट कुत्ता, इस तरह से बताता है। तो इसी चक्कर में वापस से नतालिया बोलती कि नहीं, नतालिया बोलती नहीं वो तुम्हारा कुत्ता कहाँ बेस्ट हो सकता है, बेस्ट तो हमारा कुत्ता है, हमारा जो स्क्वीज़र है वो बेस्ट है। तो पहले तो ये जमीन के लिए लड़े, अब ये कुत्ते की प्रजाति के ऊपर लड़ते हैं कि किसका कुत्ता बेस्ट है। नतालिया बोलती है कि नहीं मेरा कुत्ता बेस्ट है, और वहीं पर इवान बोलता है कि नहीं मेरा कुत्ता बेस्ट है। इसके कुत्ते का नाम होता है, इवान के कुत्ते का नाम गेस, उसके कुत्ते का नाम होता है स्क्वीज़र। तो इस तरह से वापस से लड़ाई इंटेंसिफाई होने लग जाती है, वापस से लड़ाई जो है वो भयंकर रूप ले लेती है। इसके बाद चुकुबो उसका पिताजी वापस आ जाते हैं, तीनों के बीच में वापस लड़ाई झगड़े होते हैं, ये वो। अब इसमें क्या है, इवान जो कि लड़का था उसको थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम थी, दिल की बीमारी थी, मतलब उसका दिल को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, उसका दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती। तो लड़ाई झगड़े में मतलब इतना इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इतनी भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तीनों के बीच छोटी सी बात को लेकर कि चुबुको को हार्ट अटैक जैसा फील होता है। हार्ट अटैक आया नहीं होता है, लेकिन उसको फील होता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी चक्कर में कभी लगता है उनको उसको लड़की को लगता है नतालिया को कि शायद ये मर चुका है, लेकिन वो पानी डाल के उठाते तो वो होश में आ जाता है। और आखिरकार जबरदस्ती से बोलती है कि तुम मुझे प्रपोज करो, मुझे शादी तुमसे मंजूर है। वो लड़का बोलता है कि मुझे भी मंजूर है। उसका बाप बोलता है ठीक है, तुम दोनों पार्टी कर सकते हो, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, मतलब तुम दोनों शादी के लिए मान गए हो, मैं भी इस रिश्ते को कबूल करता हूँ। और आखिरकार लेकिन अभी भी उनके बीच में लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो बोलते हैं कि नहीं मेरा कुत्ता बेस्ट है, मेरा कुत्ता बेस्ट है। तो मतलब किस तरह से छोटी सी आर्ग्यूमेंट को बीच में, मतलब छोटी छोटी बातों को बड़े ये लोग कितना बड़ा बना लेते हैं, किससे झगड़ते हैं, और शादी जैसी इंपॉर्टेंट चीज को छोटा मानकर ये अपने लड़ाई झगड़े को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पर पूरी कहानी का सार यही है, आखिरकार उनकी जब शादी हो जाती है तो बताया गया है कि मैरिज क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन की शादी करनी होती है। हम सब सोचते हैं कि हम किसी अच्छे परिवार से करें जहाँ पर एक दूसरे की लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया किस तरह से छोटे छोटी चीज़ों पर यहाँ पर लड़ाई करी जाती है, बड़े बड़े लोग भी किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में लड़ते हैं।
ह्यूमन फॉली एंड रिडिकलनेस, किस तरह से इंसान की आदत फितरत होती है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को दोष देना, गाली गलौज करना, और बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों को छोड़ देना। तो ये काफ़ी रिडिकुलस बात बताई गई है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, किस तरह से लड़ाई झगड़े को सुलझाया जाता है वो नहीं बताया गया है। किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, किस तरह से ईगो हर्ट होता है लोगों का एक दूसरे में, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वो बताया गया है। और वो ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग कितना लेवल पे चढ़ जाती है कि छोटी सी बात से भी बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। टू कैरेक्टर्स लोमो और नतालिया कितना आपस में लड़ते हैं ये बताया गया है एक छोटी सी बात पर, जो कि हालांकि मजाक के अंदाजे में बताई गई है कि, लेकिन उसके बाद में भी ये बताया गया कि सच में ऐसा लोग करते हैं। कॉमेडी ऑफ मेनस इसकी एक थीम है, जिसका मतलब होता है कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताया जाता है, ये बताने के लोग छोटी चीज़ों पे कितना लड़ते हैं, स्मॉल इश्यूज़ के ऊपर, मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर कितना लड़ते हैं। तो एक प्रकार से सटायर भी कह सकते हैं। तो मोरल क्या है पूरी कहानी का? मोरल बस यही है कि द प्ले एम्फसाइजेस कि बड़े बड़े लोगों में या फिर हमारी लाइफ में कभी भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे बीच में वो लड़ाई बढ़ती जाती। चाहे तो 2 मिनट में बात सुलझाई जा सकती है, लेकिन नहीं, हमारा ईगो आड़े आ जाता है और हम उस लड़ाई को बढ़ाए जाते हैं और किस तरह से राय का हम पहाड़ बनाते हैं। यहाँ पर वही बताया गया है कि माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, के किस तरह से हम राय का पहाड़ बना देते हैं, किस तरह से लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, ये बताया गया है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन हम किस तरह से इन छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई कर करके जो सच में मीनिंगफुल चीज़ें हैं, मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, उसको हम भूल जाते हैं। तो यही अब्सर्डिटी, यही बेवकूफ़ी बताई गई है इस चैप्टर में। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक ख़त्म होती है। हमने काफ़ी फास्ट तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बुक का रिवीजन किया है। पोएम्स और बच रही है, पोएम के लिए हम एक और स्पेशल वीडियो देखेंगे जिसमें पूरी बुक से सारी पोएम का हम एक्सप्लेनेशन एक साथ देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, राइम स्कीम के साथ, उन पोएम का समरी के साथ कि आखिर का उनका मीनिंग क्या है। ये सब चीज़ें हम एक नए वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके भी सारे चैप्टर्स का हम रिवीजन एक वीडियो में देखेंगे। ये तीनों वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आने वाली है, इसलिए पूरी देखिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।